हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और तैयारी में मस्त होंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट व अन्य भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 9 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। यह संपूर्ण प्रश्न है वो व्याख्या सहित करवा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो और आप अच्छे तरीके से इन क्लासों का अध्ययन करते रहें और हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। 10 से लेकर लगभग 22-23 प्रश्न या 10-12 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? यह मानना है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, अन्य से नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बट लोलट। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रस सूत्र के आचार्य 4 माने गए हैं। यानी सबसे पहले तो रस सूत्र के आचार्य कितने हैं? यह प्रश्न भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। रस सूत्र के आचार्य 4 हैं, जिसमें पहला है भट्टलोलट, दूसरा है आचार्य शंकुक, तीसरा है भट्टनायक और चौथा है अभिनवगुप्त। ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आगे जो हम आचार्य सिद्धांत और दार्शनिक मत देखें तो ये तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग हर भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित पूछा जाता है। सिद्धांत दे दिया जाता है या पूछ लिए जाते हैं किस आचार्य का है, या फिर दार्शनिक मत किस आचार्य का है। इस प्रकार से प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो सिद्धांत हैं, आचार्य हैं, सिद्धांत और दार्शनिक मत, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जो भट्ट लोलट है, इन्होंने सिद्धांत दिया था उत्पत्ति व आरोपवाद का, और इनका दार्शनिक मत है ममीसा दर्शन। दूसरे थे शंकुक, आचार्य शंकुक, उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उन्मत्तिवाद का दिया गया था, और दार्शनिक मत है न्याय दर्शन। तीसरा है भट्टनायक, और भट्टनायक के द्वारा जो मुक्ति या भोगवाद, भुक्ति या भोगवाद का सिद्धांत दिया गया था, जिसका दार्शनिक मत है सांख्य दर्शन। और चौथे जो अंतिम है अभिनवगुप्त, जिन्होंने ऐसे अभिनवगुप्त और ऐसे अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत, जो अभिव्यक्ति पर्वत पर कौन करता है? शिव करते हैं, तो शिव दर्शन। ये चार आचार्य, चारों के सिद्धांत और उनके जो दार्शनिक मत हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और लगभग परीक्षा में ये प्रश्न आते रहता है। तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। अब है भट्टलोलट के अनुसार, भट्टलोलट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के लिए कारण कार्य सहकारी कारण से उत्पत्ति संभव होती है। यानी भट्टलोलट कहते हैं कि रस की उत्पत्ति तो होती है, मगर इसके लिए कार्य होना चाहिए, सहकारी कारण होना चाहिए, व कारण भी होना चाहिए, इसी कारण उत्पत्ति संभव होती है। अब सताई भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं। यानी जो सताई हमारे जो भाव होती हैं वो परिपक्वता को प्राप्त करके रस कहलाते हैं। विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव उपचिति यानी परिपक्वता होकर रस कहलाते हैं। जो भाव होते हैं, जो संचारी भाव, विभाव, अनुभव, ये होते हैं, ये क्या है कि स्थायी भाव में परिपक्व होकर रस कहलाते हैं। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में संभव है। रस की जो निष्पत्ति होती है वो मूल ऐतिहासिक जो पात्र होते हैं उन्हीं में संभव है।
रस अनुकार्य में होता है अर्थात रस मूलतः अनुकार्य यानी राम आदि मूल पात्रों में रहता है, पर दर्शन अभिनेताओं में राम आदि का आरोप कर रहता है। इस कारण लोलट के मत को आरोपवाद कहा जाता है। यानी राम है जो उन्हीं में मुख्यतः दर्शक अनुकार्य उन्हीं में रहता है, मुख्य दर्शक जो अभिनेताओं में राम का आदि का आरोप कर लेता है। इसी कारण लोलट के मत को आरोपवाद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, आचार्य क्षमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए गए हैं? तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका सही उत्तर होगा 27। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। यहाँ पर जो 5, 6, 7, 8 ये गलत दिया हुआ, यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 हैं, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। औचित्य संप्रदाय यानी भारतीय काव्य शास्त्र में 11वीं सदी के प्रारंभ तक काल की आत्मा के संबंध में 5 संप्रदाय यानी रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, किंतु काव्य की आत्मा का निर्धारण नहीं हो पाया था। इसी समय आचार्य क्षमेंद्र ने उक्त 5 सिद्धांतों का समन्वय करते हुए औचित्य को काव्य का प्राण स्वीकार करते हुए औचित्य सिद्धांत की स्थापना की। क्षमेंद्र ने औचित्य के 27 वेदों का उल्लेख किया है और 27 वेद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्षमेंद्र के अनुसार जैसे पद है, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुलवर्त, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिमा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद इत्यादि यानी इस प्रकार से 27 सभी जो के औचित्य काव्य की सौंदर्य प्रतिभा होती है। प्रश्न संख्या 12 है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। आरपीसी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड में भी पीछे यही प्रश्न पूछा गया था और नेट में भी यही प्रश्न पूछा गया है। ये बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ये अध्ययन कर रहे हैं और ये जो प्रश्न सभी आई हुई यूजीसी नेट में आई हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पद पूर्वोर्ध वक्रता। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वक्रोक्ति यानी वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक माने जाते हैं। ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कौन माने जाते हैं, तो कुंतक माने जाते हैं, जिनके अनुसार वक्रोक्ति काव्यम जीवत्वम अर्थात वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, यह की परिभाषा है और ये वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत है। वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग भामा 8वीं शताब्दी में किया। यानी काव्य शास्त्र में अगर वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग देखें तो सबसे पहले भामा ने किया था और ये 8वीं सदी में किया था। अगर वक्रोक्ति की जो भेद हैं वो 6 होती हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वोर्ध वक्रता, तीसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता और चौथा है वाक्य वक्रता और पांचवा प्रकरण वक्रता और छठा है प्रबंध वक्रता। ये 6 महत्वपूर्ण वक्रता के भेद हैं। इनमें से एक दे देते हैं परीक्षा में और इनसे संबंधित पूछ लेते हैं कि इसमें क्या आएगा, तो इन 6 में से ही उत्तर निकलता है। अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। अब वर्ण विन्यास वक्रता क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। कुंतक के अनुसार जहाँ 1 या 2 या बहुत से वर्णों का थोड़े थोड़े अंतर में वे चित्रतापूर्ण विन्यास हो और वे सहृदयों को आह्लादकारी प्रतीत हो, वर्ण विन्यास वक्रता है। इसे अलंकार संप्रदाय में अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। यानी कुंतक के अनुसार 2 या 2 से अधिक वर्ण का थोड़े थोड़े अंतर के साथ आपस में विन्यास हो तो वहाँ वर्ण विन्यास वक्रता होती है। दूसरा है पद
पूर्वोर्ध वक्रता, शब्द यानी शब्द के आधार पर होता है ये। शब्द के प्रारंभ में उत्पन्न वक्रता या मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्वोर्ध वक्रता कहते हैं। यानी या तो क्या होगा, शब्द के प्रारंभ में उत्पन्न वक्रता होगी या धातु मूल धातु से संबंधित होगी, वहां पर जो वक्रता होगी वह पद पूर्वोर्ध वक्रता कहलाती है। कुंतक ने इसके 8 भेद किए हैं। पहले है रूढ़ि विचित्र वक्रता, दूसरी है पर्याय वक्रता, तीसरा उपचार वक्रता, चौथा है विशेषण वक्रता, पांचवा है सहवर्ती वक्रता, छठा वर्ती वक्रता और सातवां है लिंग विचित्र वक्रता और आठवां है क्रिया वैचित्रीय वक्रता। तो इस प्रकार इसके 8 भेद माने गए हैं। तीसरा है पद प्रार्ध वक्रता। इसमें पद के उत्तरार्ध अंश में प्रकट विशेषताओं या वैचित्र्य का संकेत होता है। इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। यानी पद प्रार्ध वक्रता को प्रत्यय वक्रता भी कहा गया है। इसके पद के उत्तरार्ध अंश में प्रकट विशेषताओं में वैचित्र्य का संकेत होता है, वहां पर पद प्रार्ध वक्रता होती है। चौथा है इसमें वक्रता का पूरा आधार वाक्य होता है। यानी इसमें वक्रता का जो पूर्ण आधार माना जाएगा वो वाक्य वक्रता के अनुसार ही माना जाएगा, वाक्य के अनुसार ही माना जाएगा। वस्तु या विषय के स्वाभाविक रूप में यदि वर्ण हो और इसी में किसी प्रकार का अर्थ सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। इसके विभेद 2 होते हैं। यानी अगर कोई भी स्वाभाविक रूप से वर्णन या किसी प्रकार अर्थ सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वभावाव्यक्ति होता है, दूसरा होता है अर्थालंकार। पांचवा है प्रकरण वक्रता। प्रसंग विशेष के वर्णन में वैचित्र्य उत्पन्न करना प्रकरण वक्रता कहलाता है। प्रकरण विशेषक अनेक प्रकार की विशेषताएं हो सकती है। छठा है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता का संबंध संपूर्ण प्रबंध यानी महाकाव्य, नाटक आदि से होता है। यानी प्रबंध वक्रता का मतलब हो गया यानी संपूर्ण महाकाव्य नाटक हो गया, उसी के अंदर प्रबंध वक्रता होती है। नाटक या प्रबंध काव्य में यह वक्रता होती है। यह वक्रोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न संख्या 13, लिरिकल वेडल्स जो 1798 में किन 2 व्यक्तियों की कविताओं का संग्रह है। यानी लिरिकल बेलिडस जो 1798 ईस्वी में लिखी गई थी, इनमें किन 2 कवियों का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या जो 13 इसका सही उत्तर होगा वुडवर्थ और कालरिज। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। लिरिकल ब्लेडस यानी 1798 ईस्वी में वुडवर्थ तथा कालरिज के सहलेखन से लिखा गया है। यानी ये वुडवर्थ और कालरिजन थे, उनके सहलेखन से ये लिखा गया था। लिरिकल ब्लेडस स्वच्छंदतावादी काव्यावलोकन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह भी पूछा जाता है कि स्वच्छंदतावादी काव्य घोषणा पत्र कौन सा है, तो 4 दे देते हैं, इनमें से एक लिरिकल ब्लेडस भी होता है। तो इसका उत्तर ये सही आ जाएगा। इनके 4 संस्करण प्रकाशित हुए। उनकी भूमिका को वुडवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। अब 4 संस्करण कौन से हैं और भूमिका में शीर्षक क्या लिखा गया वह देख लेते हैं। तो प्रथम है 1798 ईस्वी में एडवर्टीजमेंट, और द्वितीय जो संस्करण लिखा गया था वो 1800 ईस्वी में, जो इसकी भूमिका का जो शीर्षक है प्रीफेस है। तृतीय 1802 ईस्वी में, इसमें भी प्रीफेस है। और चतुर्थ भी 1815 ईस्वी में, जिसमें प्रीफेस शीर्षक है। प्रश्न संख्या 14, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देख लेते हैं। किसी भाषा का साहित्य, अब ऊपर जो लाइन दी गई उसके डॉट 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 द्वारा कथन रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 और मृत्यु 1941 में हुई थी, के हिंदी साहित्य इतिहास जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था, के आधुनिक गद्य खंड प्रकरण 1 खड़ी बोली का गद्य में लिखा है। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में लाए जाते हैं,
सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? यह जो कमेंट किया गया है बहुत अच्छा है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो यह कमेंट ये किस अंग्रेज अधिकारी का है ये बताना है। तो इसका 15वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या 4 सही, हंटर। हंटर के द्वारा ये कमेंट कहा गया है। एक दो बार इसको आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं। हंटर एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका कथन है, एशिया के हरे भरे ड्रम जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। अच्छा कमेंट है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और यूजीसी नेट में भी यही पीछे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 16 है, वैज्ञानिक ज्ञान आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतन ने विचार किया है? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा वो लियोतार्द। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और छंद संबंध पर लियोतार्द में विचार किया। लियोतार्द का समय 1924 से 1998 माना जाता है। लियोतार्द ज्ञान के रूप में वैज्ञानिक आख्यान भी अर्थपूर्ण वचन है। वैज्ञानिक आख्यानों के लिए संदर्भ केवल सत्य का है। सांस्कृतिक आख्यानों में, सांप्रदायिक कथनों में सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान शामिल होता है, जबकि वैज्ञानिक आख्यानों में द्योतक का द्योतक है। इसका उत्तर 2 नंबर सही होगा, हम अभी देख के आए हैं। प्रश्न संख्या 17 है, उदंड मार्तन को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विजेंद्र नाथ बधाई को दिया जाता है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की। उदंड मार्तन को प्रकाश में लाने का श्रेय विजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 18, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द आना चाहिए, नर्द अकेली रह गई नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है, तो नर्द शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा गोटी, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जन्म है वो 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके द्वारा लिखित इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है वो गोटी होता है। प्रश्न संख्या 19, अंधेरे में कविता में काव्य वाचन किसे पित पित ओ कहकर संबोधित करता है? प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वह होगा तिलक। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम था, 1917 में जन्म और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी, के द्वारा रचित चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। इस कविता में कवि ने हमारे देश की आज़ादी से पहले और बाद की स्थिति का चित्रण बड़ी गहरी अनुभूति के साथ किया है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वे तो स्वतंत्रता के पश्चात अंधेरे में खो गए और वे लोग रोशनी में आ गए जो स्वार्थी और अवसरवादी थे। इनका इस के माध्यम से कहना है कवि का कि जो लोग संघर्ष वास्तव में संघर्ष किया था वो लोग तो अंधेरे में खो गए, मगर जो लोग स्वार्थी थे और अवसरवादी थे वो रोशनी में आ गए। कवि अपनी अंतश्चेतना में लोग मान्य तिलक की प्रतिमा को रक्त रंजित एवं चिंतित देखकर तिलक से कहता है कि हे क्रांति के विचारों के प्रणेता पिता, तुम चिंताओं में इतने मत उलझो, अभी हम जिंदा हैं, अर्थात तुम्हारे क्रांतिकारी विचारों को जीवित रखने के लिए हम जिंदा हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कवि तिलक के विचारों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने विचार रख रहे हैं। उन्हें कहा कि आज भी हम जिंदा हैं, आपके विचारों को जीवित रखने के लिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लोग स्वार्थी हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर चले जाएंगे।
प्रश्न संख्या 20 है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा राम ने विभीषण से कहा था, ऑप्शन संख्या 1। राम ने विभीषण से कहा अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, यानी रावण अन्याय कर रहा था और रावण के तरफ शक्ति हो गई है, तो तब उसने राम ने यह बात कही थी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निराला का जन्म है वो 1899 ईस्वी में और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। निराला के द्वारा लिखित राम की शक्ति पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा 1936 में, राम की शक्ति पूजा 36 में। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह पंक्ति राम ने विभीषण से कहते हैं। राम विभीषण से कहते हैं कि हे बोले रुक्मिणी मृग पर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उत्तरी या महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते हैं छल छल। यानी ये बात राम विभीषण से कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, नैन चुहती जस महावट नीरू नागमती, वियोग खंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ है, यानी महावट का क्या अर्थ है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वह होगा माघ की झड़ी, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नैन यूही जस महावर नीरू नागमती, वियोग खंड की इस पंक्ति में महावर का सटीक अर्थ है माघ की झड़ी से है। प्रश्न संख्या 22 है, झूठा संच में किस शहर का वर्णन नहीं है, यानी इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं जालंधर, कानपुर, लखनऊ और नैनीताल, इनमें से ये बताना है कि झूठा जो सच है यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास है, इसमें किस शहर का वर्णन नहीं है वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कानपुर, ऑप्शन संख्या 2 उत्तर इसका सही है। यानी झूठा सच में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है, बाकी जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का इसमें वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देख लेते हैं। झूठा सच है वह 1950 से 1960 में लिखा गया। यशपाल का जन्म 1903 में और मृत्यु 1976 में हुई थी। यशपाल के द्वारा रचित भारत विभाजन से संबंधित उपन्यास है। इस उपन्यास के 2 भाग हैं। पहला है वतन और देश, 1958 ईस्वी में लिखा गया था। दूसरा है देश का भविष्य, 1960 ईस्वी में लिखा गया था। यह उपन्यास लाहौर से शुरू होकर जालंधर, लखनऊ, नैनीताल आदि शहरों की घटनाओं के साथ वर्णन हुआ है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्न जो नेट में जो पेपर आया हुआ है तो उन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हमने लगभग कल वाली क्लास और आज दोनों क्लास को मिलाकर लगभग हमने 22 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी उसमें जाके अवश्य देखें। यह क्लास कैसी लगी ये भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर सकें। ये क्लास देखनी अवश्य है क्योंकि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हो कि हम प्रश्नों के माध्यम से अनेक प्रश्न करवा रहे हैं क्योंकि संपूर्ण प्रश्न हैं उनकी व्याख्या सहित करवा रहे हैं और साथ ही में कवि परिचय भी, कवियों के जीवन के बारे में भी, अन्य रचनाओं के बारे में भी इस क्लास के माध्यम से संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा। पढ़ते रहें, क्लास को लाइक करना न भूलें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।